फिर मुस्कान और साहिल बड़ी बेरहमी से सोए हुए सौरभ पर वार कर देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन ये सब होता देख उसकी बेटी देख लेती है। आज कैसे भी करके मुस्कान को अपने दिल की बात कहूंगा। अब बस डर इस बात का है कहीं वो मना ना कर दे। चलो एक बार कोशिश करके तो देखता हूं और मुस्कान को मनाता हूं। सौरभ को मुस्कान से प्यार हो जाता है और वो अपने दिल की बात कहने के लिए मुस्कान के पास जाता है। अरे सौरभ, आओ आओ, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिन? कुछ नहीं, थोड़ा काम में था बस। मुस्कान, मैं ये कह रहा था कि हमारी दोस्ती को कितना समय हो गया है, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, बोलो सौरभ, चुप क्यों हो गए? वो दरअसल ये बात है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मुस्कान। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मुझे हाँ बोल दो। हाँ सौरभ, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकती। मैं भी तुम्हें अपने दिल की बात बताने ही वाली थी, लेकिन तुमने पहले ही बोल दिया। क्या सच में तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अगर अगर करती हो तो हाँ बोल दो। दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुस्कान और सौरभ एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे से मिलने का भी ज्यादा रखते हैं। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और दोनों में गहराइयां बढ़ने लगी। कुछ समय बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन ये शादी सौरभ के घर वालों को पसंद नहीं आती है। सौरभ के घर वालों को ये रिश्ता जरा भी मंजूर नहीं था, क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति की लड़की थी। सौरभ, तुम्हारे घर वाले तो इस शादी से जरा भी खुश नहीं हैं, तो क्या तुम अब मेरा साथ छोड़ दोगे? नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो मुस्कान। भले ही मेरे घर वालों को रिश्ता मंजूर ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वाह सौरभ, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हो। अरे ऐसे कैसे मैं साथ छोड़ दूंगा? हम दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार जो करते हैं। सच्चा प्यार करने वाले कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इस तरह वे दोनों फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और साथ में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और दोनों ही एक साथ जीवन जीते थे। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटी का जन्म होता है। शादी के कुछ साल बाद सौरभ की नौकरी लगती है लंदन में, और वो घर छोड़कर अब लंदन में स्थित हो गया था। अब उसका घर आना बहुत ही कम हो गया था और मुस्कान और उसकी बेटी एक साथ रहने लगे हैं। लेकिन सौरभ लंदन रहने से अब मुस्कान के जीवन में एक और व्यक्ति का प्रवेश होता है, जिसका नाम साहिल था। साहिल बहुत पहले से मुस्कान को जानता था और उससे प्यार करता था। मुस्कान, हम दोनों इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैंने कभी भी तुमको मेरे दिल की बात नहीं बताई। आज बता रहा हूँ। मुस्कान, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ साहिल, सच है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने पति सौरभ से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। मुस्कान, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम साथ में जीवन भी बिताना चाहते हैं। लेकिन मुस्कान, तुम तो शादीशुदा हो। तुम्हारी एक बेटी भी है। तुम्हारे पति हमें दखल दे सकते हैं। उसकी फिक्र करना तुम छोड़ दो साहिल। वो प्लान तो मैंने कब का सोच कर रखा है।
समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, बता देना मेरी प्यारी मुस्कान। मैं तो तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हें सालों से देखता आ रहा हूं और मुझे बहुत पहले ही तुमसे प्यार हो गया था। साहिल, जो मुस्कान को पहले से ही प्यार कर रहा था, अब वह मुस्कान के साथ खुलकर रहने लगता है। सौरभ की गैर हाजिरी में साहिल और मुस्कान दोनों ही एक दूसरे से मिलते रहते थे और साथ में समय व्यतीत करते थे। लेकिन बेचारे नादान सौरभ को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि मेरे ना होने से मुस्कान किसी गैर मर्द के साथ रह रही है। सौरभ को तो मुस्कान से बहुत ही प्यार था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। मुस्कान और साहिल में गहराइयां बढ़ने लगती है और उन दोनों को एक दूसरे के प्रति अब लगाव हो गया था। एक दिन दोनों ही कहीं पर मिलते हैं। मुस्कान, हम दोनों कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे ही एक दूसरे से सिर्फ मिलते ही रहेंगे क्या? कभी कभी शादी करके जीवन नहीं जिएंगे क्या? अरे साहिल, तुम मौका तो आने दो। हम विवाह भी करेंगे और साथ में जीवन भी व्यतीत करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ मुस्कान, लेकिन तुम्हारा पति बीच में आ जाता है ना। हम दोनों को वही बीच में आने से रोक रहा है। अरे कल ही वो आ रहा है, बेटी का जन्मदिन है ना, इसलिए तो मैंने एक प्लान सोचा है। अगर वो हम कर देते हैं तो उसका काम तमाम हो जाएगा। सौरभ को हटाने के लिए मुस्कान साहिल को कुछ तरकीब बताती है। साहिल तो मुस्कान की तरकीब सोच के ही मन बहुत खुश होता है। अरे कल ही आने वाला है सौरभ, तो आते ही उसका काम तमाम करके मुझे अपने सालों से खोया हुआ प्यार भी मिल जाएगा। और मैं और मुस्कान फिर अच्छे से जीवन जीने लगेंगे। क्या गहरी सोच में पड़ गए हो साहिल? तुम्हें ये करना मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ मुस्कान, मुझे ये करना मंजूर है। मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। हम कल ही तुम्हारे पति साहिल को मौत के घाट उतार देंगे। मुस्कान और साहिल की सोच इतनी गिर जाती है कि वो सौरभ को मार देने का भी प्लान बना लेते हैं। दूसरे दिन सौरभ लंदन से आता है और अपने घर जाने के रास्ते से चलने लगता है। सौरभ तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन बेचारे सौरभ को क्या पता, जिस पत्नी को वो अपना सच्चा प्यार मानता है, जिसे अपना सब कुछ मानता है, वही औरत उसे मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रही है। सौरभ रास्ते से चले जा रहा था और अपने आप से कहता है, कितना समय हो गया अपनी बेटी और मुस्कान को देखे बिना। अब बस जल्दी से ये रास्ता कट जाए और मेरा घर जल्दी आ जाए। कुछ देर चलने के बाद सौरभ अपने घर पर पहुंच जाता है। पापा, मम्मी, देखो ना, पापा आ गए हैं। पापा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे मेरी बेटी, कैसी है तू? कितना समय हो गया तुझे देखे बिना। देख, आज तेरा जन्मदिन है ना, तो मैं तेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूं। तभी घर के अंदर से मुस्कान आती है। अरे, आप आ गए? कब से मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। बस तुम्हारी और बेटी की बहुत याद आती थी वहां पर। याद तो हमें भी आपकी बहुत आती है। अच्छा हुआ आप आ गए। सौरभ को क्या पता कि मुस्कान तो सिर्फ दिखावे के लिए सब नाटक कर रही है। कुछ देर बातें करने के बाद, ये बातें तो हमारी होती ही रहेंगी। आप हाथ मुंह धोकर आए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मुस्कान, तुम कितनी अच्छी लग रही हो।
अभी भी तुम्हारा प्यार वैसा का वैसा ही है। भगवान सबको तुम्हारी जैसी पत्नी दे। शुक्रिया आपका। चलिए अब जल्दी करिए वरना खाना फिर ठंडा हो जाएगा। मुस्कान रसोई घर में जाती है खाना लेने के लिए। वहां पर जाते ही वो अपनी आशिक साहिल को फोन लगाती है। चलो सबसे पहले साहिल को फोन करके यहाँ पर बुला लेती हूँ। हेलो साहिल, कहाँ पर हो तुम और क्या कर रहे हो? मैं तो बाहर बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोलो, कहाँ पर मिलना है? अरे साहिल, मिलना नहीं, मेरा पति सौरभ कब का घर पे आ गया है, तो तुम जल्दी से कहीं से बेहोशी की दवाई लेकर आओ। अभी आता हूँ बेबी। मुस्कान साहिल को बेहोशी की दवाई लाने को बोल देती है और कुछ देर में साहिल मुस्कान के घर के दरवाजे के पास आता है। अरे साहिल, कितनी देर लगा दी आने में तुमने? वो सौरभ कब से खाना मांग रहा है, अगर ऐसे ही उसे खाना देती तो क्या फायदा। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है मुस्कान, लेकिन कोई डॉक्टर इतनी आसानी से दवाई दे भी तो नहीं रहा था। लेकिन अब आगे करना क्या है? ये बेहोशी की दवा मैं सौरभ के खाने में मिला देती हूँ और फिर बाद में मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम आ जाना और यही आसपास ही रहना। फिर साहिल वहां से चला जाता है। मुस्कान और सौरभ को साथ में पड़ोसी देख लेता है। अरे ये नालायक आदमी आज फिर से मुस्कान को मिलने के लिए आया था। मैंने कितनी बार सौरभ को बताया है कि तेरी गैर हाजिरी में तेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ मिलती है, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा है। मुस्कान रसोई घर में चली जाती है और सारी बेहोशी की दवाई सौरभ के खाने में मिला देती है और सौरभ के लिए खाना लेकर आती है। अरे वाह मुस्कान, आज तो मेरी पसंद की सब्जी बनाई है। सब्जी क्या, सब मेरे पसंद का ही बना हुआ है। तुम इतना ख्याल रखती हो मेरा मुस्कान। हाँ, शुक्रिया आपका। अब खाना जल्दी से खा लीजिए वरना ये ठंडा हो जाएगा। सौरभ तो मुस्कान का प्यार समझकर बड़े ही मजे से खाना खा रहा था, लेकिन बेचारे निर्दोष सौरभ को क्या पता कि वो जो खाना खा रहा है वही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। खाना खाने के बाद सौरभ को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर पड़ता है। मुस्कान सीधे साहिल को फोन करके घर बुला लेती है। अरे आओ आओ साहिल, देखो ये तो पूरी तरह से बेहोश हो गया है। अरे तो चलो ना, फिर देर किस बात की? ये लो हथियार और कर दो वार। फिर मुस्कान और साहिल बड़ी बेरहमी से सोए हुए सौरभ पर वार कर देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन ये सब होता देख उसकी बेटी देख लेती है। सौरभ की छोटी सी बेटी रोती रोती वहां पर आती है। मम्मी, ये क्या किया आपने पापा के साथ? ये क्या हो गया? चुप कर, अगर इसके बारे में किसी को भी बताया ना तो तेरा भी यही हाल होगा जो तेरे बाप का किया है मैंने। इस तरह से मुस्कान अपनी बेटी को वहां से भगा देती है। बाद में मुस्कान और साहिल सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने मिलकर सौरभ के मारे हुए शरीर के 15 टुकड़े करके एक प्लास्टिक के ड्रम में रख देते हैं और उसके अंदर सीमेंट भी डाल देते हैं ताकि किसी को लाश ना मिले और इस बात का पता न लगे कि शव की बदबू भी ना आए। लेकिन दोस्तों, आखिर में सच बाहर आ ही गया और सौरभ और मुस्कान दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। साहिल और मुस्कान इतने घटिया स्वभाव के थे कि उन्होंने
इस काम के लिए एक बार भी नहीं सोचा और बेचारे सौरभ की जान ले ली। लेकिन आखिर में अपराध पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है।